किस्मत के हाथों सब मजबूर हैं। कोई खुशहाल तो कोई चूर चूर है। चाहा था चांद, मिली धूप भरपूर है। किस्मत का खेल है, कोई लाचार तो कोई मजबूर है। नमस्कार प्यारे साथियों, ज्ञान विचार कहानी चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जो आपके रूह को झकझोर कर रख देगी। तो चलिए साथियों, बिना देरी किए आज की कहानी शुरू करते हैं। 12वीं करते ही संजना के माता पिता को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। वैसे भी गांव में लड़कियों की जल्दी ही शादी कर दी जाती थी। कोई अच्छा घर परिवार मिले तो जल्दी इसके हाथ पीले कर दें। चरण सिंह जी मन ही मन सोच रहे थे। तभी उनके एक रिश्तेदार का फोन आ गया। फोन उठाते ही उसने कहा, आप संजना बिटिया के रिश्ते की बात कर रहे थे ना? मेरी नजर में एक बहुत अच्छा रिश्ता है। लड़का भी पढ़ा लिखा है और खुद का बिजनेस है। लड़के के चाचा चाची को संजना बिटिया की फोटो पसंद आ गई है। वे आप सबसे मिलना चाहते हैं। यह सुन चरण सिंह जी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने कहा, तो देर किस बात की, आप कल ही उन्हें ले आइए। उधर लड़के के चाचा चाची अमित को एक बार लड़की देखने के लिए कह रहे थे, पर अमित अभी शादी के लिए तैयार नहीं था। अमित के माता पिता नहीं थे। कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में चल बसे थे। चाचा चाची उसे कोई खास पसंद नहीं करते थे, केवल उसकी जायदाद हड़पना चाहते थे। उनके दिमाग में अलग ही खिचड़ी पक रही थी कि गांव की कम पढ़ी लिखी लड़की आएगी तो वह हमारे काम में ज्यादा दखलंदाजी नहीं करेगी। उस गवार को हम अपने तरीके से नचाएंगे। यह सब सोचते हुए अमित की चाची अमित के सामने अपना इमोशनल नाटक शुरू करते हुए बोली, अरे बेटा, हम तो तेरा भला ही चाहते हैं। गांव की सीधी सादी लड़की आएगी तो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगी, पर हम लोग कौन से तुम्हारे माता पिता हैं जो तुम हमारी बात मानोगे? चाची की बात पर अमित मना नहीं कर पाया और उनके साथ जाने के लिए हां कर दी। इधर गांव में खबर दे दी गई कि कल लड़के वाले आ रहे हैं, तो संजना के घर पर भी जोरों शोर से तैयारियां शुरू हो गईं। दूसरे दिन अमित और उसके चाचा चाची संजना के घर पहुंचे और लड़की को देखते ही उन्होंने पसंद कर लिया। रिश्ता पक्का कर जल्दी ही शादी की तारीख भी निकलवा ली। 15 दिन बाद की शादी तय कर दी गई। सब कुछ इतना जल्दी होते देखकर अमित के मन में थोड़ा शक हो रहा था कि अचानक से चाचा चाची को इतना प्यार क्यों उमड़ रहा है और वे शादी को लेकर कुछ ज्यादा ही उतावले क्यों हो रहे हैं। कुछ तो दाल में काला जरूर है। देखते देखते 15 दिन निकल गए। शादी गांव में सादे तरीके से हो गई। संजना जो एक बार ससुराल आई तो ससुराल की होकर ही रह गई। मां बाप ने भी कोई सुध नहीं ली। भैया भाभी तो अपने में ही मस्त रहते थे। इधर संजना को भी अमित से इतना प्यार और सम्मान मिल रहा था कि अपनी पढ़ाई के चलते उसे भी ज्यादा याद नहीं आती थी। लेकिन अमित के चाचा चाची के दिमाग में अलग ही खिचड़ी पक रही थी। अमित के ऑफिस जाने के बाद चाची ने संजना को परेशान करना शुरू कर दिया। जब भी वह पढ़ने बैठती तो उसे कोई न कोई काम के बहाने से उठा देती। पूरे दिन उसे काम में लगाए रखती, जिसके कारण संजना पढ़ नहीं पाती थी और शाम को थकी हारी सो जाती थी। एक दिन अमित ने संजना से पूछा, तुम ठीक तो हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, पढ़ते हुए भी नहीं दिखती हो। तो संजना ने उसे सब कुछ बता दिया। आपके ऑफिस जाने के बाद चाची नौकरानी से काम नहीं कराती, मुझसे ही सारा काम करवाती हैं। यह सुन अमित को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तुमने अभी तक बताया क्यों नहीं? चलो अपनी पैकिंग करो, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। तो फिर कहां जाएंगे? संजना ने सवाल किया। अमित ने कहा, ऑफिस के पास हमारा एक और बंगला है, हम वहीं रहेंगे। अगले दिन सुबह ही अमित ने किसी से कुछ नहीं कहा और संजना को लेकर वहां से चला गया। चाचा चाची बस तिल मिलाकर रह गए। अब वे दोनों वहां अच्छे से रहने लगे, लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अमित को ऑफिस में काम करते हुए अचानक सिर में दर्द होने लगा और खांसी के साथ खून आ गया। यह देखकर अमित घबरा गया। वह मन ही मन में बोला,
यह क्या हो गया मुझे? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। अमित का बहुत अच्छा दोस्त संतोष, जो उसी के साथ ऑफिस में काम करता था, उसने अमित की ऐसी हालत देखी तो बोला, क्या हुआ सुमित, तबीयत ठीक नहीं है क्या? चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। अमित ने कहा, कुछ नहीं हुआ, शायद काम का प्रेशर ज्यादा हो गया है, नींद भी पूरी नहीं हुई है, आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। पर ऐसे कैसे, तुझे खून आ रहा है, संतोष ने कहा। अमित बोला, नहीं मैं ठीक हूं, तुम चिंता मत करो, यहां किसी को मत आने देना, मैं आराम करूंगा। ठीक है तुम आराम करो, मैं अभी आता हूं, कहकर संतोष वहां से चला गया। कुछ ही दिन बीते थे कि अमित को अपने शरीर में बहुत कमजोरी महसूस होने लगी। कभी कभी नाक और मुंह से खून आने लगता था। तब उसने सोचा, मुझे डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, बात शायद कुछ और है। वह अपने दोस्त संतोष को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। डॉक्टर ने चेकअप के बाद कहा, सुमित तुमने इलाज में बहुत देर कर दी है। अमित ने घबरा कर पूछा, साफ साफ बताइए डॉक्टर साहब, क्या हुआ है, मुझे टेंशन हो रही है। डॉक्टर बोला, दरअसल तुम्हें ब्लड कैंसर हो गया है और वह भी आखिरी स्टेज पर है। यह सुनकर अमित हैरान रह गया। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। तभी संतोष ने कहा, आप यह क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? कुछ भी मत बोलिए, एक बार फिर से रिपोर्ट चेक करिए, आपको शायद कुछ गलत फहमी हुई है। डॉक्टर ने कहा, नहीं मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है, इनके पास बस कुछ दिन है, यह आराम करें और अपना ध्यान रखें। तो अमित के दोस्त संतोष ने कहा, डॉक्टर हम यहां से बाहर कहीं और दिखा सकते हैं जहां इसका बेहतर इलाज हो सके। आजकल कोई बीमारी इतनी बड़ी नहीं है जिसका कोई इलाज न हो। संतोष ने घबरा कर पूछा, हम विदेश में दिखा सकते हैं ना? तो डॉक्टर ने कहा, बिल्कुल इलाज है, पर यह शुरुआत में होता तो भी संभव हो सकता था, पर आई एम सॉरी, यह उनकी पूरी बॉडी में फैल चुका है। आप कहीं भी ट्रीटमेंट लें, इसका इलाज यही है जो आपको मैं बता रहा हूं, और सब ईश्वर की मर्जी है। हम तो अपना काम कर रहे हैं, दवा और दुआ दोनों लगती हैं। मैं दवा दे रहा हूं, आप दुआ कीजिए कि यह जल्दी ठीक हो जाए। मैंने इनके सामने सारी बातें इसीलिए बताई हैं क्योंकि अमित जी का मेंटली प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। गॉड ब्लेस यू अमित जी, हिम्मत रखिए, दुनिया में चमत्कार भी बहुत होते हैं, बस ये ट्रीटमेंट आज से शुरू करें। अमित का तो सिर घूम रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या न करे। संतोष हिम्मत कर उसे ऑफिस ले गया क्योंकि वह अभी घर जाने की स्थिति में नहीं था। ऑफिस में संतोष ने उसे केबिन में बिठाया, पानी पिलाया। संतोष अमित के पास बैठते हुए बोला, अमित सब ठीक हो जाएगा, आज के समय में हर बीमारी का इलाज है, तुम भी ठीक हो जाओगे, टेंशन मत लो। इतना सुनते ही अमित संतोष के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ा। वह बोला, क्यों संतोष, क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा जो भगवान मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? पहले मेरे माता पिता को छीन लिया और अब यह बीमारी। मेरी उम्र ही क्या है, अभी 25 साल का ही तो हुआ हूं, अभी देखा ही क्या है मैंने। अमित बस रोए जा रहा था। संतोष भी बेचारा क्या कहता। संतोष मन ही मन बोला, सही तो कह रहा है अमित, अभी उसने देखा ही क्या था अपनी जिंदगी में। अमित रोते हुए गंभीरता से बोला, संतोष मुझे कुछ हो गया तो संजना का क्या होगा? वह तो अभी बच्ची है, उसकी भी तो जिंदगी अभी शुरू हुई है, सब खत्म हो जाएगा। बताओ संतोष, क्या करूं मैं? मुझे अभी और जीना है। मम्मी पापा के जाने के बाद संजना के साथ हंसना बोलना शुरू किया था, जिंदगी कुछ अच्छी लगने लगी थी। बहुत देर तक अमित रोता रहा। अब संतोष ने उसे दवाई खिलाई, जिसके असर से कुछ देर में अमित को नींद आ गई। संतोष बहुत चिंतित था, उसे भी चैन नहीं आ रहा था। करीब 2 घंटे बाद अमित सोकर उठा। अब वह काफी गंभीर और शांत था। उसने अपने मन में कुछ फैसला लिया जो उसे पूरा करना था। थोड़ी देर बाद अमित और संतोष घर के लिए निकल गए। अमित जब घर पहुंचा तो संजना को देखकर उसकी आंखों में नमी आने लगी, परंतु उसने आंसू बहने से रोक लिए।
वह अपनी बीमारी के बारे में संजना को अब भी नहीं बताना चाहता था। जितने दिन छुपाकर रख सकता हूं रखता हूं, वरना वह अभी से दुखी हो जाएगी। वह मन ही मन सोच रहा था कि तभी संजना की नजर अमित पर पड़ी। अरे, आप आ गए? वहां क्यों खड़े हैं? जल्दी आ जाइए, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना खाते हैं, आप ही का इंतजार कर रही थी। संजना की आवाज से अमित जैसे होश में आया। वह उसके सामने दुखी नहीं होना चाहता था। मुस्कुराते हुए बोला, हां चलो, मैं फ्रेश होकर आता हूं, तुम खाना लगाओ, दोनों मिलकर खाना खाते हैं। खाने के बाद संजना तो सो गई, परंतु अमित की आंखों में नींद नहीं थी। वह सोच रहा था, संजना का क्या होगा? इसके खुद माता पिता खबर नहीं लेते और मेरे चाचा चाची कभी मेरे नहीं हुए तो इसके क्या होंगे? सोचते सोचते उसे भी कब नींद आ गई उसे पता ही न चला। अगले दिन ऑफिस में जाकर अमित संतोष से बोला, संतोष, मेरी यह सारी प्रॉपर्टी, ऑफिस, फैक्ट्री, घर, सब संजना के नाम पर करना है। चाचा चाची का कोई भरोसा नहीं, उसे कब घर से बाहर कर दें, और मेरे जाने के बाद तुम संजना का पूरा ध्यान रखोगे। उसकी जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूं। वह बहुत समझदार है, लेकिन फिर भी उसमें अभी बचपना है। प्लीज उसे तुम संभाल लेना। कहते कहते अमित भावुक हो गया और उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। अमित, संभालो अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। हम बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट कराएंगे। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी तो अनाथ हो जाऊंगा। ऐसे मत बोलो, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। कहते कहते संतोष की भी आंखें भर आईं। नहीं संतोष, मेरे बात सब तुम्हें संभालना है। संजना के सपने पूरे करने हैं। चाचा चाची को देखना, उनकी नजर मेरी जायदाद पर है, इसलिए मैं चाहता हूं मेरे जाने से पहले सब सेटल कर दूं। तुम समझ रहे हो ना संतोष? तुमने सुना था ना डॉक्टर ने क्या कहा था कि मैं कितना भी इलाज करा लूं पर मेरे पास ज्यादा दिन नहीं है। पता नहीं भगवान ने मुझे किस बात की इतनी बड़ी सजा दी है। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, तुम ठीक हो जाओगे। भगवान अच्छे लोगों की ही परीक्षा लेते हैं। संतोष ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, क्योंकि वह उसे अपने बड़े भाई के समान मानता था। संतोष जब 13 साल का अनाथ था तो सड़क किनारे जूते पॉलिश कर रहा था। तभी एक दिन अमित के पापा वहां से गुजर रहे थे। संतोष ने जोर से आवाज लगाते हुए कहा, साहब पॉलिश करवा लो, कुछ पैसे मिल जाएंगे, कल से कुछ नहीं खाया है। यह सुन अमित के पापा को दया आ गई। उन्होंने कहा, तुम भूखे क्यों हो? क्या नाम है तुम्हारा? छोटू। सब छोटू कहते हैं साहब। कोई गाली देता है, कोई कुछ कहता है। मैं अनाथ हूं, मेरा कोई नहीं है। अमित के पापा ने कहा, चलो मेरे साथ, आज से तुम मेरे घर में रहोगे। यह सुनते ही संतोष खुश हो गया और अमित के पापा के साथ उसके घर आ गया। अमित भी बहुत खुश था। उसको भी एक दोस्त और भाई मिल गया और तब से ही संतोष अमित का छोटा भाई बनकर उसके घर में रहने लगा। धीरे धीरे समय निकल रहा था और हालात खराब हो रहे थे। एक दिन घर पर सुबह सुबह अमित की तबीयत ज्यादा खराब हो गई और उसके मुंह और नाक से खून बहने लगा। यह देखकर संजना बहुत घबरा गई। ये क्या हुआ आपको? मुंह से खून क्यों निकल रहा है? मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूं। नहीं, मैं ठीक हूं संजना, तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है, बैठो मेरे पास, अमित ने कहा। तो संजना बोली, बातें बाद में करेंगे, पहले आराम करिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूं। हां ठीक है, पर जल्दी आना। अमित ने सोचा, अब टाइम नहीं है, मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, उसे सब कुछ बताना होगा, अब और नहीं छुपा सकता। संजना चाय और कुछ नाश्ता लेकर आ गई और बोली, आप डॉक्टर को दिखा लीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिनों से आप कमजोर होते जा रहे हैं। संजना, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें बहुत जरूरी बात बताने वाला हूं, प्लीज तुम धैर्य रखना। संजना, मुझे बहुत बड़ी बीमारी हो गई है जिसका इलाज अब संभव नहीं है। मैं कुछ दिनों का मेहमान हूं, मुझे ब्लड कैंसर हुआ है, तुम सुन रही हो ना? तो संजना हंसते हुए बोली, क्यों सुबह सुबह मजाक कर रहे हो? ऐसे तो आप कभी नहीं करते। संजना, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सही कह रहा हूं। मजाक नहीं कर रहे तो डरा रहे हो क्या?
अब आप से मुझे डर नहीं लगता। उसे लगा कि अमित उसको चिढ़ा रहा है। इस बार अमित जोर से बोला, संजना, मैं झूठ नहीं बोल रहा। जो कह रहा हूं सीरियस होकर सुनो। हमेशा बचपना सही नहीं है। अब अपनी जिम्मेदारियों को समझो। अमित ऐसा नहीं कहना चाहता था, पर उसे पता था कि संजना इसे नहीं सुनेगी। अमित के ऐसा बोलते ही संजना डर गई, क्योंकि अमित ने कभी उससे ऐसे बातें नहीं की थी। फिर अमित ने प्यार से उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा, सॉरी संजना, मैं ऐसे नहीं बोलना चाहता था, पर तुम सुन नहीं रही हो। संजना, मैं मजाक नहीं कर रहा और ना ही तुम्हें डरा रहा हूं। यह बात बिल्कुल सच है कि मैं बीमार हूं और मुझे कैंसर हुआ है, वह भी लास्ट स्टेज पर। डॉक्टर ने कहा है कि अब इसका इलाज संभव नहीं है। यह मेरे पूरे शरीर में फैल गया है। मेरे पास कुछ दिन हैं, पता नहीं कितने, आज कल परसों। इतना कहते ही अमित भावुक हो गया और आंखों से आंसू बहने लगे। संजना हैरानी से उसे देखने लगी। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। अमित फिर कुछ कहने को हुआ तो इस बार संजना जोर से बोली, चुप रहिए आप, मुझे कुछ नहीं सुनना। कुछ भी कहे जा रहे हैं, पागल हो गए हैं? अरे मेरा सोचो, मुझ पर क्या बीतेगी। सुनकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। प्लीज संजना, समझने की कोशिश करो। मुझे भी नहीं पता था, अभी 2 महीने पहले ही पता चला, पर तुम्हें बताकर दुखी नहीं करना चाहता था, इसलिए नहीं बताया। पर अब मेरी हालत बिगड़ती जा रही है, इसलिए बताना जरूरी है। संजना सुध बुध खो रही थी, बस बार बार कह रही थी, कह दीजिए अमित, जो आप कह रहे हैं वह झूठ है। मुझे सुनने में गलती हुई है, प्लीज अमित। इतने में संतोष भी आ गया। उसे देखकर संजना उसके पास गई और बोली, संतोष देखो, अमित क्या कह रहे हैं। सुबह सुबह कुछ भी बोल रहे हैं। तुम मेरे भी अच्छे दोस्त हो ना, बोलो ना, इन्हें कुछ भी नहीं होगा। मैं बचपना नहीं करूंगी, अपनी जिम्मेदारी भी अच्छे से निभाऊंगी और पढ़ाई भी करूंगी। फिर तो कोई शिकायत नहीं है ना आपको, बोलो अमित। संतोष ने अमित की तरफ देखा तो उसने इशारे से बताया कि मैंने सब बता दिया है संजना को। अमित का इशारा समझते ही संतोष ने संजना को पानी पिलाया, फिर बोला, आप ठीक हो? तो उसने धीरे से हां में सिर हिलाया। उधर अमित खिड़की की तरफ पलटकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। वह संजना की यह हालत देख नहीं पा रहा था। क्या गुजरती है उसके दिल में, जिसे यह पता हो कि उसकी जिंदगी की चंद सांसें ही बची हैं, और फिर अभी तो उसके जीवन की शुरुआत थी। संतोष ने कहा, देखो संजना, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम समझदार हो, अमित जो कह रहा है वह सही है। अब यह समय अपने आप को समझाने का है। उसके पास जितना समय है उसमें हम उसे जितना खुश रख सकते हैं रखेंगे। मैं जानता हूं यह समय हम सबके लिए बहुत कठिन है। वह जो कह रहा है उसे समझो। संजना, वह तो ठीक है संतोष, पर आप तो बड़े बड़े डॉक्टर को जानते हैं। सब जगह आप लोगों की पहचान है, देश विदेश में। आप उन्हें लेकर चलिए ना प्लीज, मैं उनके बगैर नहीं रह सकती हूं। तभी अमित ने कहा, संजना घबराओ मत, संतोष मेरा अच्छा दोस्त है। मेरे बाद वह तुम्हारा ध्यान रखेगा। यह घर, फैक्ट्री, ऑफिस, पूरी प्रॉपर्टी मैंने तुम्हारे नाम कर दी है। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहीं रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करना। बोलो, करोगी ना? कहते हुए अमित की आंखें फिर से भर आईं, तो संजना भी अमित के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। संतोष ने दोनों को पानी पिलाया और बोला, अमित, मैं तुम्हें यह कहने आया था कि अब तुम ऑफिस नहीं आओगे, घर में रहकर आराम करो। कहकर संतोष ऑफिस चला गया। अब अमित घर में ही रहता, ऑफिस का सारा काम संतोष संभालता और घर पर संजना जी जान से अमित की सेवा करती। परंतु नियति को कौन बदल सकता है? 1 महीना भी नहीं बीता और एक दिन खून की उल्टी के साथ अमित की सांसों की डोर हमेशा के लिए टूट गई। संजना चीखती चिल्लाती रह गई। आंसुओं की धारा 1 मिनट के लिए भी उसकी आंखों से नहीं रुकी। संतोष बेचारा अपने आप को जैसे तैसे समझाकर संजना को संभाले हुए था। अमित के चाचा चाची को खबर दी तो वे बहुत खुश हो गए। चलो, बिना कुछ किए ही हमारी मंशा पूरी हो गई।
अब सारी जायदाद हमारी हुई। बस कैसे भी करके उस संतोष और संजना को ठिकाने लगाना है। 3 दिन के क्रियाक्रम के बाद संजना के माता पिता भी उसे किस्मत का हवाला देकर अपने गांव लौट गए। शादी के 8 महीने में ही संजना की जिंदगी क्या से क्या हो गई, उसे अंदाजा भी नहीं था। इधर अमित के चाचा चाची को पता चला कि अमित ने अपनी सारी प्रॉपर्टी संजना और संतोष के नाम कर दी है। यह सुनकर वे बौखला गए और संजना के पास जाकर मगरमच्छ के आंसू बहाने लगे। संजना बेटा, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। अब अमित नहीं है तो हम तुम्हारे साथ ही हैं। हमें पराया मत समझो, हम सब साथ में रहेंगे बेटा, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। संजना को तो खुद का ही होश नहीं था, वह क्या कहती। उनकी मीठी मीठी बातों में आ गई, लेकिन संतोष ने संजना को समझाया, संजना इनकी बातों में मत आना, पता नहीं कौन सा षड्यंत्र रच रहे हैं। मैं 2 दिन के लिए ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूं, तो तुम थोड़ा संभल कर रहना। संजना ने हां हूं में जवाब दे दिया। वह अमित के जाने के बाद चुप सी रहने लगी थी, किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी, और इसी बात का फायदा उठाकर, मौका देखकर अमित के चाचा चाची ने उससे पेपर पर साइन करा लिए। अब उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सारी जायदाद उनकी हो गई। साइन कराते कराते दोपहर से शाम हो गई, पर किसी ने संजना को खाने के लिए भी नहीं पूछा। रात में भी ऐसे ही सो गई। अगले दिन चाची ने घर के सभी नौकरों को काम से छुट्टी दे दी थी। सुबह जब संजना बाहर नहीं आई तो चाची ने जोर से आवाज लगाते हुए कहा, अरे ओ महारानी, अब क्या घर में ही रहने का इरादा है? आवाज सुनकर संजना हड़बड़ा गई और डरते हुए चुपचाप बाहर आ गई। तो चाची ने कहा, अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ अपना सामान बांधो और निकलो यहां से। यह सुन संजना हैरानी से चाची को देखने लगी। शायद उसने कुछ गलत सुन लिया हो। यह क्या आंखें फाड़कर देख रही हैं? सुना नहीं? अपना सामान बांधो और निकलो यहां से। चाची ने तेज आवाज में कहा तो संजना सहम गई। उसने कहा, मैं कहां जाऊं चाची, प्लीज ऐसा मत कीजिए। इतने बड़े शहर में मैं कहां जाऊंगी? मेरा यहां कोई नहीं है, प्लीज चाची। संजना गिड़गिड़ा रही थी। अरे जा, कहीं भी मर, कहते हुए चाची ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। वह दरवाजा पीटती रही, परंतु उन्होंने उसकी एक न सुनी। वह घबराई हुई थके कदमों से वहां से चल दी। 2 दिन से कुछ न खाने पीने के कारण धूप में उसका सिर चकराने लगा। सामने से माली काका आ रहे थे। उन्होंने संजना को देखकर कहा, संजना बिटिया, यहां क्या कर रही हो? संजना ने डबडबाई आंखों से उन्हें देखा और वहीं बेहोश हो गई। माली काका घबरा गए। संजना बेटा, आंखें खोलो। हे भगवान, यह क्या हो गया? लगता है इसके चाचा चाची ने मौका देखकर इसे भगा दिया है। इसीलिए आज सभी नौकरों की छुट्टी कर दी, ताकि किसी को पता ना चले कि क्या हुआ है। फूलों सी नाजुक बच्ची पर दया नहीं आई उन्हें? भगवान उनको कभी माफ नहीं करेगा। अब इसे कहां ले जाऊं? सोचते हुए माली काका ने संजना को वहीं पास में पेड़ के नीचे लिटाया और भागकर पास की दुकान से पानी लाकर उसका मुंह धुलवाया। तो संजना ने आंखें खोली। काका ने कहा, लो बेटा पानी पियो। फिर पूछा, इस हालत में यहां कैसे बिटिया? इतना सुनते ही संजना फूट फूट कर रोने लगी और काका को सारी बातें बता दी। तो काका ने कहा, इसका मतलब मेरा अंदेशा सही था बेटा। पर काका, अब मैं कहां जाऊं? संजना ने रोते हुए कहा। तो माली काका बोले, बेटा मैं भी यहां अकेला रहता हूं, पर जहां रहता हूं वह जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। वहां शराबी लोग बहुत रहते हैं। मैं तुम्हें वहां एक दिन भी नहीं रख सकता। अब क्या करें काका? संतोष का नंबर भी नहीं है मेरे पास। आप ऐसा करो काका, मुझे मेरे गांव की बस में बिठा दो। ठीक है बेटा, चलो मैं बस में बिठा देता हूं। यह सही रहेगा, अपने माता पिता के पास चली जाओ। कहते हुए माली काका संजना को बस स्टैंड लेकर चले गए और उसके गांव वाली बस में बिठाकर बाजू वाली महिला से कह दिया, बिटिया का ख्याल रखना,
संजना को बस में बिठाकर माली काका वापस चले आए। इधर जब संजना गांव पहुंची तो इतने दिनों बाद गांव में आकर उसकी आंखें भर आईं। धीरे धीरे अपने घर की ओर चलने लगी तो कुछ लोगों ने संजना को देखकर मुंह फेर लिया तो कुछ बड़बड़ाने लगे। यह अपसगुनी यहां क्यों आई है बताओ? साल भर भी ब्याह को नहीं हुआ था और अपने पति को खा गई, मनहूस कहीं की। कुछ बातें संजना के कानों में पड़ रही थीं, फिर भी वह नीची गर्दन के चुपचाप चली जा रही थी। गांव के लोगों ने कहा, चलो देखते हैं यह यहां क्यों आई है। कहते हुए वे सब लोग संजना के पीछे पीछे आ गए। संजना जैसे ही अपने घर पहुंची तो उसकी मां कमला जी ने देखा कि संजना आई है। उसके पीछे देखा तो गांव वाले खड़े थे। मां ने कहा, बेटी बैठो, अकेली आई है या कोई और भी है? तो संजना अपनी मां के गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मां अब मैं यहीं रहूंगी, चाची ने मुझे घर से निकाल दिया है। गांव के लोगों ने सुना तो भड़क उठे। हां तो निकालेंगे ही, इस अपसगुनी को कौन अपने घर में रखेगा? निकालो इसको गांव से। कहां हैं इसके बाबूजी? बुलाओ उनको। संजना के पिताजी खेत पर थे। उन्हें पता चला कि संजना आई है तो दौड़ते हुए घर आए, क्योंकि उन्हें अंदेशा था कि गांव वाले क्या कहेंगे। घर आए तो देखा कि घर के बाहर भीड़ लगी है। लोगों ने कहा, चरण सिंह हम इसको यहां नहीं रहने देंगे, निकालो अभी यहां से। चरण सिंह जी उनकी बातों को अनसुना करते हुए संजना के पास आए और पूछा, बेटा यहां कैसे आई है? तो कमला जी ने सब बता दिया। इसका सब कुछ छीनकर ससुराल वालों ने इसे घर से निकाल दिया है। तो चरण सिंह जी ने गांव वालों से कहा, यह कहां जाएगी बेचारी? अभी उसकी उम्र ही क्या है? कुछ तो तरस खाओ, फूल सी बच्ची के साथ अनर्थ हो रहा है। तो गांव वालों ने कहा, चरण सिंह भाई अपने गांव के कायदे कानून भूल गए क्या? शुरू से ही होता आ रहा है कि साल भर के अंदर जिसके पति की मृत्यु हो जाए तो उसे सादे कपड़ों में सिर मुंडवाकर किसी भी तीर्थ स्थल के आश्रम भेज दिया जाता है। आज अपनी बेटी की बात आई तो भूल गए, नहीं तो सबसे आगे तुम ही रहते थे। चरण सिंह जी चुप हो गए। उन्होंने सोचा, सही तो कह रहे हैं ये लोग, आज से पहले सबसे आगे मैं ही तो रहता था। फिर भी चरण सिंह जी ने एक बार फिर कोशिश करते हुए कहा, इतनी सी उम्र में हम इसे कहां भेजें? आप लोग सोचो। तो गांव वालों ने कहा, यह सब हमें नहीं पता, अब फैसला सरपंच ही करेगा। गांव के मुखिया सरपंच जी को बुलाया गया तो उन्होंने कहा, देखो चरण सिंह, हमारे गांव का नियम तो शुरू से यही रहा है कि कोई साल भर के अंदर विधवा हो जाए तो उसे गांव में नहीं रहने दिया जाता। अपने गांव में कम उम्र में ही ब्याह कर दिया जाता है, तो किसी एक की वजह से नियम तो नहीं बदलेगा ना? चरण सिंह जी कुछ नहीं कह पाए, क्योंकि गांव में मुखिया का फैसला आखिरी फैसला होता था। सारे गांव वाले एक साथ चिल्लाने लगे, हां हां निकालो इसको यहां से, हम इसे नहीं रहने देंगे। संजना बेचैन गुड़िया सी बनी सबकी बातें सुन रही थी। अपने घर आकर 2 पल का भी सुकून नहीं मिला उसे। उसका सिर घूमने लगा, चक्कर खाकर गिरने ही वाली थी कि किसी के मजबूत हाथों ने उसे थाम लिया। वह कोई और नहीं बल्कि संतोष ही था। गांव वालों का इस तरह का व्यवहार देखकर संतोष को बहुत दुख हुआ। उसने कहा, यह क्या कर रहे हैं आप लोग? उसको सहानुभूति और प्यार देने की जगह उसका तिरस्कार कर रहे हैं। तो गांव वालों ने कहा, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले, और कहां से आए हो? संतोष ने कहा, मैं अमित का भाई दोस्त हूं। अमित ने अपने जाने के बाद संजना की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। मैं काम से बाहर गया था, वापस लौटा तो पता चला कि संजना को घर से निकाल दिया गया है। अपने गांव गई है इसलिए मिलने चला आया, लेकिन यहां आकर आप सभी का दुर्व्यवहार देखकर बहुत दुख हुआ। गांव के लोगों ने कहा, यह अपसगुनी है, 1 साल के अंदर ही इसका पति चल बसा। यह मनहूस है, हम इसे इस गांव में नहीं रहने देंगे। इसका चेहरा देखना भी हमें पाप लगता है। संतोष बोला, यह क्या बकवास है? अमित को बीमारी थी जिसके कारण वह चल बसा, इसमें इसकी क्या गलती है? हम लोग तो रोज इसका चेहरा देखते हैं, हम लोगों के साथ तो कुछ भी नहीं हुआ।
आज के जमाने में ऐसी सोच कौन रखता है? संतोष बोल ही रहा था कि तभी चरण सिंह जी ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, जाने दो बेटा, इसे जहां इसका भाग्य ले जाए। अगर संजना यहां रही तो हम भी यहां नहीं रह पाएंगे। अब इस उम्र में हम कहां जाएंगे? इन लोगों के ताने सुन सुनकर तो हम वैसे ही बिना मौत मर जाएंगे। संतोष ने गुस्से से कहा, शर्म नहीं आती आपको अपनी बेटी से ऐसा कहते हुए? जब मां बाप ही साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? तो चरण सिंह जी बोले, बेटा, हम जिस समाज बरादरी में रहते हैं वहां के कायदे कानून तो मानने ही पड़ेंगे ना। अब इससे शादी कौन करेगा? तीर्थ स्थल पर धर्म ध्यान करेगी तो इसके लिए अच्छा है। तो संतोष ने कहा, क्यों नहीं करेगा कोई इससे शादी? अभी उम्र ही क्या है इसकी? और विधवा होना कोई गुनाह तो नहीं है। सबकी जिंदगी और मौत लिखी होती है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अभी जिस उम्र में यह है उस उम्र में लड़कियां पढ़ती हैं, अपने सपने बुनती हैं, अपना बचपन जीती हैं। आप लोगों ने तो उसका सब कुछ छीन लिया। यहां तो बिना मौत के मौत से बदतर सजा सुनाई जा रही है। तो गांव वालों ने कहा, ओ शहरी बाबू, आप हमें प्रवचन न दें, अपनी वकालत अपने पास रखें, हमें अपना काम करने दें। तो संतोष ने कहा, कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग? जीते जागते इंसान को बिना गुनाह के सजा दे रहे हैं। बहुत अच्छा न्याय है। क्या विधवा हो जाने से इंसान नहीं रह जाता? क्या उसकी आत्मा, भावनाएं और इच्छाएं मर जाती हैं? अरे भाई, उन्हें भी समाज में जीने का अधिकार है, दोबारा अपनी जिंदगी में रंग भरने का अधिकार है। आज इन्हें इस स्थिति में लाने वाले भी आप लोग ही हैं। उन्हें पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा कीजिए, ताकि विपरीत परिस्थितियों में किसी का सहारा न लेना पड़े। अब गांव और शहर में कोई अंतर नहीं है, फर्क है तो सिर्फ सोच का। ससुराल वाले ऐसा दुर्व्यवहार करें तो मान भी लें, पर आप लोग तो मायके वाले हैं। आप लोगों की बेटी है, उसका घर है। अब आप ही बताइए, जब से संजना यहां आई है, इनका मुंह देखने से किसका अमंगल हुआ है और कौन सा अपशगुन हो गया? इसलिए अपनी सोच बदलिए, इंसानियत दिखाइए। किसी को दया नहीं आई कि 20 साल की बच्ची कहां जाएगी, क्या करेगी? तभी संजना के भाई ने कहा, आप कौन हैं जो इस तरह से इतना ज्ञान दे रहे हैं? अरे, आपसे कहेंगे तो आप करेंगे इससे शादी, अपनाएंगे इसे? बड़े आए हमदर्दी बांटने वाले। बातें देना सरल है लेकिन निभाना बहुत मुश्किल है। तो संतोष ने कहा, मैं संजना को यहां से ले जाने ही आया हूं। अमित ने मुझसे कहा था इन्हें पढ़ा लिखाकर काबिल बनाना, ताकि अपने पैरों पर खड़ी हो सके और इनका साथ हमेशा देना। संजना चाहेगी तो मैं उससे शादी करने को भी तैयार हूं। विधवा विवाह कोई पाप या जुर्म नहीं है। किसी की जिंदगी में उसकी मर्जी से उसे खुशियां देना, उनमें रंग भरना, उनका साथ देना गलत तो नहीं है। सरकार ने खुद विधवा विवाह पुनर्विवाह की मान्यता दी थी, और अब तो सरकार भी ऐसे लोगों को कल्याणी नाम से संबोधित करती है। और तो और विधवाओं के लिए कई प्रकार की कल्याणी योजना चलाई जा रही है। जब सरकार ही इतना सोचती है तो हम और आप कौन होते हैं किसी की जिंदगी का फैसला लेने वाले? उसका दुख नहीं बांट सकते, सहानुभूति नहीं दे सकते, मार्मिक भाव नहीं रख सकते, तो कम से कम अत्याचार तो मत करो, दुर्व्यवहार तो मत करो। आप कैसे मां बाप भाई हैं जिन्हें लोगों के कहने पर अपनी बेटी, अपनी बहन का दुख दिखाई नहीं देता? उन्हें बेटी से बढ़कर समाज, बिरादरी और उनके नियम कानून ज्यादा जरूरी हैं। पर कहते हैं ना, लोगों की सोच को बदलना इतना आसान नहीं होता। उन्हें अपने वर्षों पुराने बनाए नियम ज्यादा जरूरी लगते हैं, खास तौर पर गांवों में। कहकर संतोष ने संजना से कहा, चलो संजना, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? संजना तो अपनी सुध बुद्ध खोकर बस एक टक सबकी बातें सुन रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। एक हादसे ने उसकी जिंदगी ही पलट दी थी। मान मर्यादाओं के आगे खून के रिश्ते भी बदल गए। कोई किसी का नहीं। अपनों से बढ़कर आज एक पराया मेरे लिए खड़ा है। वह सोच ही रही थी कि तभी संतोष ने फिर से कहा, क्या सोच रही हो संजना?
क्या अमित का सपना पूरा करने मेरे साथ नहीं चलोगी? हाँ संतोष, चलो, जरूर चलूंगी। यहां है ही कौन मेरा? मेरे अपनों ने तो मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। कहते हुए संजना ने एक नजर गांव वालों और अपने घर परिवार को देखा और संतोष के साथ गाड़ी में बैठ गई और कभी वापस न आने के लिए वहां से चली गई। गांव वाले और परिवार के लोग चुपचाप उसे जाते हुए देखते रहे। कमला जी और चरण सिंह जी की आंखों से आंसू बह निकले। वे भी अपने नियम कानून में जकड़े होने के कारण कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि आज से पहले इस तरह के फैसले चरण सिंह जी ही आगे बढ़कर किया करते थे। वे मन ही मन सोचने लगे, शायद मुझे किसी की बद्दुआ लगी होगी, तभी आज यह स्थिति मेरे साथ हुई है। मेरे कर्मों की सजा मेरी बेटी को मिली है। गाड़ी में संजना ने कहा, संतोष, मैं कहां जाऊंगी? तो संतोष बोला, मेरे घर चलोगी और कहां जाओगी? संतोष, मैं तुम्हारे घर रहूंगी। तुम्हें कुछ हो गया तो? तुम भी ऐसा सोचती हो संजना? तुम्हारी वजह से सब हुआ है। इतना लंबा चौड़ा भाषण मैं तुम्हारे गांव वालों को देकर आया हूं, फिर भी तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं घुसा जो ऐसा सोच रही हो। संतोष प्यार से समझाते हुए बोला, देखो संजना, अमित की बीमारी का हमें आखिरी स्टेज पर पता चला। इसका मतलब यह बीमारी पहले से ही अपनी जड़ें बना चुकी थी और तुम्हारी शादी को अभी 7-8 महीने ही तो हुए हैं। कैंसर एकदम से आखिरी स्टेज पर नहीं होता। अमित अपने प्रति लापरवाह था, इसलिए उसने समय पर ध्यान नहीं दिया। अरे, कभी कभी तो खाने पीने के लिए भी मुझे उसे याद दिलाना पड़ता था, नहीं तो अपने काम में ही डूबा रहता। तभी तो इतनी कम उम्र में बिजनेस में इतनी सफलता पाली थी उसने। देश विदेश में उसका नाम चलता था। इसलिए अपने आप को दोष मत दो, और जो हो गया उसे वापस भी नहीं ला सकती। अब अमित की खुशी के लिए हमें खुश रहना है, उसका सपना पूरा करना है, पढ़कर तुम्हें उसका बिजनेस संभालना है। बातें करते करते वे कब घर पहुंच गए उन्हें पता ही न चला। घर पहुंचकर संतोष ने कहा, संजना, अब तुम यहां पर आराम से रह सकती हो। जो भी चाहिए माली काका को बता देना, क्योंकि अब माली काका हमारे साथ ही रहेंगे। उन्होंने चाचा के घर काम करना छोड़ दिया है। तो संजना ने हां में सिर हिला दिया। धीरे धीरे समय बीता तो संजना ने भी अपना पूरा समय पढ़ाई में लगाना शुरू कर दिया। संतोष ने उसे बिजनेस भी सिखा दिया। अब दोनों मिलकर अमित के बिजनेस को ऊंचाइयों तक ले गए। अब उनका उद्देश्य चाचा चाची से उसका सब कुछ वापस पाना था, जो उन्होंने धोखे से लिया था। उन्होंने चाचा चाची के खिलाफ कोर्ट में धोखाधड़ी का केस लगाया। जिस वकील को चाचा ने खरीदा था अपने नाम जायदाद करने के लिए, उसी वकील ने सब कुछ उन्हीं के खिलाफ गवाही दे दी, जिससे चाचा चाची को सजा हुई और उन्हें फैक्ट्री, ऑफिस, घर सब कुछ वापस मिल गया, जो अमित ने संजना और संतोष के नाम किया था। संजना और संतोष ने अपनी मेहनत और लगन से अमित के बिजनेस को एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया। आज संजना भी बहुत खुश थी, क्योंकि उसने अपना और अमित का सपना पूरा कर दिखाया। अब उन दोनों ने मिलकर गांव के बाहर एक विधवा आश्रम खोल दिया, ताकि जिनका कोई नहीं हो उन्हें यहां शरण दी जाए और हर प्रकार की सुख सुविधा दी जाए। अपनी सफलता पाने के बाद संजना ने संतोष के साथ शादी कर ली, क्योंकि विधवा का दूसरा विवाह होना कोई अपराध नहीं है। उन्हें भी अपनी मर्जी से जीने का पूरा हक है, क्योंकि जिंदगी इंसान को एक ही बार मिलती है। इसलिए अपने तरीके से जीने का उसे पूरा अधिकार है। प्यारे साथियों, तो यह थी हमारी आज की जानकारी। आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको हमारी बात सही लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।